जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अक्षय एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं हमारे इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल भव्या एडू हब में, जिसमें आपको सारी वीडियोस मिलती है आरएएस प्री से रिलेटेड। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोटीन्स। ये वही प्रोटीन्स है जब आप जिम जाते हो तब आप खाते हो ना प्रोटीन्स, कि यार प्रोटीन खाना है, बॉडी बनानी है, वही वाला प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, अच्छा टॉपिक है, आपको मजा आएगा पढ़ के। ठीक है, प्रोटीन्स के बारे में सबसे पहले समझते हैं कि ये है क्या प्रोटीन्स। देखो, जिस टाइप से कोई भी हम मकान बनाते हैं तो उसके अंदर ईंटें लगती है, उसी टाइप से एक इंसान का जब शरीर का निर्माण होता है तो उसमें भी छोटे छोटे ब्लॉक्स लगते हैं, यानी कि एक छोटे छोटे सेल्स लगते हैं। और वो सेल्स भी किससे मिलके बने होते हैं? प्रोटीन से। तो हम क्या लिख सकते हैं कि प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। क्या है? बिल्डिंग blocks of our body, building blocks of our body। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि ये प्रोटीन्स भी कोई चीज से मिलके बने होंगे। तो ये किन चीजों से मिलके बनते हैं? ये मिलके बनते हैं अमाइनो एसिड्स। इससे अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। इसीलिए हमारी बुक में एक लाइन लिखी हुई है, क्या? कि प्रोटीन्स आर प्रोटीन्स आर हेटेरोपोलिमर्स, हेटेरोपोलिमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। हेटेरो, हेटेरो मतलब डिफरेंट, ठीक है, और पॉलीमर्स मतलब मल्टीपल। पॉलीमर्स, पॉलीमर्स मतलब मल्टीपल। पॉली का मतलब ये होता है कि बहुत सारे। देखो, बहुत सारे अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड मिलके एक प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं आया तो एक एग्जांपल से समझो। कैसे? कि इमेजिन करो तुम एक हार लिए खड़े हो, हार लिए खड़े हो, सपना देख रहा, इमेजिन मत करना, बस कि सपना है, हकीकत मत समझ लेना। हार लिए खड़े हो और तुम अपने क्रश के ऐसे गले में डाल रहे हो। बस बस यहीं तक सोचो। देखो, ये एक हार है, ठीक है, मान लो कि ये एक मोतियों का हार है। ये जो मनके हैं, ये तो क्या है? आपकी अमाइनो एसिड है। और ये जो बीच में धागा है, ये है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि प्रोटीन के अंदर कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, तो हमेशा ध्यान रखना प्रोटीन्स के अंदर फॉर्म होता है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब देखो, ये जो हमारे प्रोटीन्स है ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी है। ऐसे मानो कि तुम्हारे नाखून, ये तुम्हारे लंबे लंबे काले काले बाल, तुम्हारी मसल्स, तुम्हारी बोन्स का जो फ्रेमवर्क होता है, ये सभी बने होते हैं प्रोटीन से। कौन कौन से प्रोटीन कहां कहां यूज होते हैं और कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में धीरे धीरे बताता चलूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आपने प्रोटीन के बारे में तो समझ लिया कि क्या होता है। अब थोड़ा बहुत अमाइनो एसिड के बारे में जान लेते हैं। कि जानकारी तो हर चीज की अच्छी होती है, तो थोड़ी अमाइनो एसिड की भी जानकारी ले ही लेते हैं। देखो मेरे भाई, अमाइनो एसिड बायोलॉजी की एक बड़ी खूबसूरत बात है। आपको नाम के अंदर ही उसका अर्थ दिखाई दे जाएगा, अर्थ मिल जाएगा नाम के अंदर। देखो, अमाइनो एसिड में क्या नाम आ रहा है? अमाइनो, अमाइनो मतलब अमीन, अमीन मतलब NH3। ठीक है, एसिड, एसिड है इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH। ठीक है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर बेसिक यानी अमीन ग्रुप भी प्रेजेंट हो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट हो। आपको एक बिल्कुल बेसिक सी अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। देखो भाई, अमाइनो एसिड का कॉमन फॉर्मूला रहता है, हमेशा ध्यान रखना, इस चीज को याद कर लेना। देखो,
एक कार्बन रहता है सेंटर में जिसको हम अल्फा कार्बन बोल देते हैं। अल्फा क्यों? क्योंकि इससे सारे जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो इससे जुड़े हुए हो। ठीक है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, मतलब कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है। कैसे? एक बॉन्ड तो ये बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड ये बना लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, एक बॉन्ड ये बना लेगा NH2 के साथ। NH2 लिखा है मैंने, NH3 नहीं लिखा। अगर NH3 लिखते तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लग जाता। ठीक है। और यहां होता है R ग्रुप। R मतलब वेरिएबल। यहां पे कोई भी एक कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, यहां पे हम कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है। ये एक कॉमन फॉर्मूला है किसका? अमाइनो एसिड का। हमेशा ध्यान रखना इसका क्या है, कॉमन फॉर्मूला फॉर अमाइनो एसिड। ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको 3 अमाइनो एसिड का एग्जांपल देके दिखाता हूं। GAS, जी से ग्लाइसिन, ए से एलेनिन और एस से सीरीन। इन तीनों अमाइनो एसिड को आपको बना के दिखाता हूं। देखो मेरे भाई, होता क्या है कि इस R ग्रुप की जगह अगर एक हम हाइड्रोजन लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? ये है हमारा ग्लाइसिन। क्या बन गया ये? ग्लाइसिन। पेपर में क्वेश्चन आता है, पूछते हैं कि विच इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, तो ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस H को रिप्लेस कर दूं, कैसे? इस H की जगह पे इसको मैं डिलीट करके यहां पे लिख दूं CH3। अगर मैं CS3 लिख दूं, मिथाइल ग्रुप लगा दूं, तो इसको मैं बोल दूंगा एलेनिन। क्या बोल दूंगा भाई? एलेनिन। ठीक है। अगर मैं इसको भी रिप्लेस कर दूं, क्या? कि देखो, ये हमारा ओरिजिनल मॉलिक्यूल है, यहां पे मैं लगा दूं CH2OH, ये बन जाएगा सीरीन। क्या बन जाएगा? सीरीन। सीरीन एक एल्कोहलिक अमाइनो एसिड है, ऐसा अमाइनो एसिड जिसके साथ में एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। आई होप आपको अमाइनो एसिड का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। थोड़ी देर पहले मेरे भाई मैंने आपको बताया था कि कैसे एक पेप्टाइड बॉन्ड है वो दो अमाइनो एसिड को जोड़ के रखता है। तो आओ तुम्हें एक पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन दिखाता हूं कि एक पेप्टाइड बॉन्ड है वो कैसे फॉर्म होता है। पेप्टाइड बॉन्ड भाई, आपको पता है अमाइनो एसिड प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, मतलब प्रोटीन्स की एक लंबी सी चेन है, उसके अंदर कौन प्रेजेंट रहेंगे? अमाइनो एसिड। और वो जुड़े हुए कैसे होंगे? पेप्टाइड बॉन्ड से। देखो, जैसे ये एक पूरा प्रोटीन है और ये है छोटी छोटी अमाइनो एसिड, और ये क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है। पेप्टाइड। तो अब आपको मैं दिखाऊंगा कि ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बन रहा है। देखो भाई, अभी मैंने तुम्हें क्या दिखाया था? NH2 CH3OOH। ठीक है। यहां पे कोई भी R1 ग्रुप लगा दो। ठीक है। प्लस में ऐसा ही एक और अमाइनो एसिड ले लो। क्या? एक ऐसा ही अमाइनो एसिड ले लो, NH2CH3OOH, और दूसरा R2। अब देखो, होता क्या है, यहां होती है एक यानी कि डिहाइड्रेटिंग रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, उसमें क्या होता है कि पानी का रिमूवल होगा। यानी यहां से पानी को ये बोलेंगे, ओए पानी बाहर निकल। पानी बाहर निकल जाएगा यहां से। यहां से एक यहां से एक OH जाएगा और यहां से एक H जाएगा। तो यहां से क्या चला जाएगा मेरे भाई? H2O। H2O मतलब पानी। पानी यहां से लॉस हो गया। पानी लॉस हो गया तो यहां पे क्या बनेगा? एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। और वो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा? देखो, ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल है हमारा CO, और ये N,
ये जो बॉन्ड है ना मेरे भाई, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम बोल रहे हैं क्या? इस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं भाई? पेप्टाइड बॉन्ड। तो हमेशा याद रहेगा आपको कि कैसे एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पानी को बोलते हैं भाई तू बाहर निकल, ठीक है? पानी को बाहर निकाला और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर दिया। ऐसे ही एक बहुत लंबी सारी चेन जो है वो बनती जाती है और उसके पीछे एक बड़ा सा प्रोटीन बनता जाता है। ठीक है? आई होप आपको अमाइनो एसिड के बारे में चीजें समझ आई होंगी। देखो भाई, अब बात जब हम अमाइनो एसिड की कर ही रहे हैं, तो अमाइनो एसिड होती है हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप की। कितने टाइप की? दो टाइप की। देखो, अमाइनो एसिड तुम्हारी बॉडी के अंदर दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से हैं वो दो टाइप? देखो, आपको पता है कि जो भी चीज हमारे घर पे पड़ी होती है, जो भी चीजें हमारे घर पे पड़ी होती है, हम उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। क्या कहते हैं? अरे ये इंपॉर्टेंट नहीं, एसेंशियल नहीं है, काम की नहीं है। वही बात है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन कोई चीज हमारे पास ना हो, जिस चीज की इंसान के पास कमी होती है सबसे ज्यादा, वो उसी के लिए क्रेव करता है। तो जो चीज आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहती है, उसको आप क्या बोलते हो? ये तो अरे नहीं, एसेंशियल नहीं है, एसेंशियल नहीं। लेकिन जो चीज आपको नहीं मिलती, उसको लिए आप क्या करते हो? बाहर दौड़ते हो, उसके पीछे पीछे भागते हो कि यार ये मिल जाए, ये मिल जाए, मजा आ जाए, ये वो गॉड एक बार दिला दे। ऐसे नहीं बोलते, कहते हैं ना? तो वो क्या है? हमारे लिए असेंशियल है। तो अमाइनो एसिड भी इसी टाइप से दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक तो असेंशियल अमाइनो एसिड। कौन सी मेरे भाई? असेंशियल अमाइनो एसिड। और दूसरी होती है नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। अब नॉन असेंशियल से ऐसे मत समझ लेना कि ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है। ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन इसको हमने नॉन एसेंशियल इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो अमाइनो एसिड है, ये हमारी बॉडी के सिंथेसाइज कर सकती है। सिंथेसाइज्ड इन आवर ऑन बॉडी। देखा, हमारी बॉडी खुद से बना सकती है इनको, तो हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? नो नीड टू टेक फ्रॉम आउटर सोर्स। हमें खाने में ये अमाइनो एसिड लेने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी आती है असेंशियल अमाइनो एसिड। ऐसी अमाइनो एसिड जो बड़ी जरूरी है, बड़ी काम की है। ये क्या है? ये तुम्हारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, कैन नॉट सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी अपने आप से नहीं बना सकती इनको। इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसलिए तुम्हें अलग अलग सोर्सेज से लेना पड़ेगा। मस्ट बी या फिर शुड बी टेकन फ्रॉम आउटर सोर्सेज। तुम्हें बाहर से लेना पड़ेगा। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमारे खाने के अंदर तरह तरह की दालें होनी चाहिए। अंडा खाओ या फिर कोई दूध पियो या फिर अलग अलग तरह की दालें खाओ। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को चाहिए असेंशियल अमाइनो एसिड। असेंशियल अमाइनो एसिड आपको मिलती है दालों से। तो हमेशा अपने डाइट के अंदर दाल इंक्लूड करो। ठीक है? असेंशियल नॉन असेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? इनके आपको एक एक एग्जांपल बता देता हूं। नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड के आपको मैं दो एग्जांपल बताता हूं। एक तो है एस्पार्टिक एसिड। क्या है? एस्पार्टिक एसिड। और दूसरा है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड। ठीक है? हमारी बॉडी के अंदर लगभग 20 टाइप के अमाइनो एसिड मिलते हैं। कितने? 20। लिख देता हूं मैं यहां पे 20 अमाइनो एसिड प्रेजेंट।
और ये सारी की सारी एसेंशियल भी है, नॉन एसेंशियल भी, आधी इसमें से 8 के आसपास एसेंशियल है, बाकी नॉन एसेंशियल है, या फिर शायद मैंने उल्टा बोल दिया, लेकिन इतना ध्यान रख लेना कि ये जो है आपकी बॉडी के अंदर 20 टाइप की अमाइनो एसिड्स होती हैं। अच्छा, इसका इसके एग्जांपल बता देता हूँ। इसके एग्जांपल कर सकते हो आप वीआईपी से, कि ये जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है ये बड़ी वीआईपी है। वीआईपी, वी से वेलिन, आई से आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, और पी से फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन। तो इनमें से आपको कम से कम एक दो नाम तो ध्यान में होना चाहिए कि कौन से आपकी एसेंशियल है और कौन सी नॉन एसेंशियल। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा अमाइनो एसिड का पोर्शन जो है वो खत्म होता है। अमाइनो एसिड के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। देखो क्या बात करें हम, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन कौन कौन सा काम कर रहा है। आपको भी पता है ना, हम इंपॉर्टेंस इंसान काम के अकॉर्डिंग देता है, कि कोई जितना काम आ रहा है वो उतना इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए प्रोटीन जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। प्रोटीन जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी का लगभग ऑलमोस्ट हर एक फंक्शन जो है वो प्रोटीन ही रेगुलेट करता है। कैसे? जब आप खाना खाते हो तो वो खाना डाइजेस्ट होता है, उसके लिए आपको एंजाइम्स चाहिए। वो एंजाइम्स कौन देगा? वो प्रोटीन्स बना के देगा। आपको जब कोई भी बाहर से कोई पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, यानी एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर जाता है, तो आपकी बॉडी बनाती है एंटीजन। वो एंटीजन किसके बने होते हैं? वो भी प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, उसी टाइप से हर एक आपके नेल्स हो गए, आपके बाल हो गए, ये सारी आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन से फॉर्म करता है। अब मैं ये अपना हाथ उठा रहा हूँ, जिम जाते हो कभी, हैवी वर्कआउट करते हो, तो वो जो मसल्स जो खिंचती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, वो किसकी वजह से कर पाती है? वो प्रोटीन की वजह से कर पाती है। तो आइए सबके एक एक इसके अलग अलग फंक्शंस को लिख लेते हैं भाई। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले देखो केराटिन को। क्या है? केराटिन। केराटिन यूज होता है कुछ चीजों को हार्डनेस और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए। कैसे? जैसे हॉर्न्स, गायों के सींग देखे आपने, वो किसके बने हैं? केराटिन के। आपके नाखून, नेल्स, आपके हेयर, इन सबको कौन फॉर्म करता है? इनको फॉर्म करता है केराटिन, यानी ये प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है आपका कोलेजन। क्या नाम है दूसरा? कोलेजन। कोलेजन प्रेजेंट रहता है आपकी स्किन के अंदर। कहां प्रेजेंट रहता है? स्किन के अंदर। और कोलेजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, हमेशा ध्यान रखना। आपकी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट है वो है कोलेजन। कोलेजन आपके टेंडन्स का फॉर्मेशन करता है, लिगामेंट्स का फॉर्मेशन करता है, और जो आपकी हड्डियां हैं उनका जो फ्रेमवर्क होता है वो कोलेजन ही फॉर्म करता है। कोलेजन जो है वो आपकी स्किन के अंदर प्रेजेंट रहता है, तो ये आपकी स्किन को कैसे रखता है? टाइट रखता है। देखा है ना आपने, बूढ़े बूढ़े आदमियों की या औरतों की स्किन के अंदर झुर्रियां पड़ने लगती है, वो झुर्रियां पड़ती है कोलेजन की कमी के कारण। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के जो उनकी जो एडवर्टीजमेंट करते हैं उसके अंदर आपको दिखाई देगा कि वो बोलेंगे कोलेजन है इसके अंदर ले लो, कोलेजन है इसके अंदर ले लो, क्योंकि उन्होंने एक नाम सीख लिया कोलेजन, और वो इसी चीज को प्रमोट करते रहते हैं। लेकिन मेन चीज है कि कोलेजन जो है वो हमें डाइट के अंदर हमें अमाइनो एसिड का इंटेक करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से ये फॉर्म होता रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। और उम्र के साथ साथ कोलेजन का अमाउंट है वो कम होता जाता है, इसीलिए बूढ़े आदमियों की जो स्किन है वो लूज पड़ जाती है। ठीक है मेरे भाई, अब देखो इसके बाद में तीसरे नंबर पे आता है हमारा एक्टिन एंड मायोसिन। क्या नाम है? एक्टिन एंड मायोसिन। अब आपको ये नाम डिफरेंट लग रहा होगा। देखो एक्टिन
वो आप याद रख सकते हो एक्शन से। एक्शन करते हो, कैसे एक्शन करते हो? मसल्स का यूज करके एक्शन करते हो ना। जब तुम मसल कॉन्ट्रैक्ट, ये देखो अब मैंने ऐसे किया ना हाथ को, अब क्या हुआ? मसल कॉन्ट्रैक्ट करी, और जैसे ही मैंने इसको छोड़ा मसल रिलैक्स कर गई। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन हो रहा है ना, ये एक्टिन और मायोसिन की वजह से ही हो रहा है तुम्हारी बॉडी के अंदर। और एक्टिन मायोसिन क्या है? प्रोटीन। तो प्रोटीन तुम्हारी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में भी काम कर रहा है। ठीक है, यूजफुल इन contraction and relaxation of muscles। ठीक है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। चौथा क्या है? प्रोटीन जो है वो तुम्हारी डिजीज, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षमता यानी तुम्हारी इम्यूनो 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 क्या होता है? इम्यूनोग्लोबिन। सॉरी, मैं कई बार टंग ट्विस्ट कर जाती है मेरी। जो हमारा प्रोटीन है वो क्या फॉर्म करता है? हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करने में भी हेल्प करता है। इम्यून सिस्टम में भी अपना बड़ा एक रोल प्ले करता है। कौन? प्रोटीन। आपकी बॉडी के अंदर 5 टाइप की एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहते हैं। कितनी? 5 टाइप की। क्या करता है ये? फॉर्म्स एंटीबॉडीज। क्या फॉर्म करता है मेरे भाई? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज कितने टाइप की होती है? 5 टाइप की। अब वो 5 कौन कौन सी है? ध्यान रखना, GAMD, गैम डी, इसको हमेशा याद रख लेना। अच्छा, इनको डिनोट कैसे करते हैं? अगर G है तो IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। IG का मतलब है इम्यूनोग्लोब्युलिन। क्या नाम है? इम्यूनोग्लोब्युलिन। इम्यूनोग्लोब्युलिन। ठीक है, इनके अंदर प्रेजेंट होता है ग्लोब्युलिन। ये जो ग्लोब्युलिन प्रोटीन है, ये क्या है? एक प्रोटीन है। ठीक है, ग्लोब्युलिन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है आपके इम्यूनोग्लोब्युलिन्स में, यानी कि आपके एंटीबॉडीज के अंदर। ये चीजें समझ आई आपको? ठीक है, अब देखो मेरे भाई, अब हर इंसान की बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स बनते रहते हैं। क्या बनते रहते हैं? हॉर्मोन्स। अब सर ये हॉर्मोन्स क्या चीज है? देखो मेरे भाई, हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स। क्या है हॉर्मोन्स? केमिकल मैसेंजर्स। देखो, अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, तुम्हारी हाइट बढ़ानी है या तुम्हारी दाढ़ी उगवानी है, ये ऐसे थोड़ी है कि दिमाग के अंदर कोई पार्ट है वो आपको बोल के बताता है उसको कि ओ दाढ़ी बढ़ जा बढ़ जा। नहीं ना, ऐसा नहीं होता। इसके लिए यूज होता है केमिकल मैसेंजर। दिमाग के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड नाम का एक ग्रंथि होती है, आपका एक ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। वो पिट्यूटरी ग्लैंड हॉर्मोन्स को सिक्रीट करता है, और ये हॉर्मोन्स एक जगह पे सिक्रेट होते हैं और दूसरी जगह पे जाके एक्ट करते हैं। जो ऐसे केमिकल मैसेंजर्स, ऐसे दूत मान लो, ऐसे आदमी जो यहाँ पे पैदा हुए और वहां जाके बोले भाई ऐसे ऐसे काम कर ले। समझ में आया आपको? तो आपकी ये जो दाढ़ी वगैरह उगती है, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एक हार्मोन है, ये सभी क्या है? केमिकल मैसेंजर्स है। और ये किसके बने होते हैं? हॉर्मोन्स, मेड अप ऑफ प्रोटीन। समझ में आई इतनी चीज? ठीक है, अब एक नाम हमेशा ध्यान रखना कि ये जो तुम खाना खाते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपका एंजाइम। एंजाइम के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। देखो मेरे भाई, एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स आर बायोकैटेलिस्ट। क्या है एंजाइम्स? बायोकैटेलिस्ट। देखो, कैटेलिस्ट का मतलब क्या होता है? कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कोई भी रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं।
ऐसे मानो कि जब आप नॉर्मल आपने खाना खाया, तो वो खाना खाने के लिए आपके जो सलाइवा होता है उसके अंदर अमाइलेज नाम का एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है। क्या? जैसे तुम्हारे माउथ के अंदर क्या रहता है, एक अमाइलेज नाम का एंजाइम रहता है। क्या नाम रहता है? अमाइलेज। इसको टाइलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइलिन। ये स्टार्च को तोड़ता है। किसको तोड़ता है? स्टार्च को, माल्टोज में। तो जैसे ही तुमने खाना चबाना स्टार्ट किया, ये क्या करेगा? अमाइलेज एंजाइम उसके ऊपर, खाने के ऊपर एक्ट करेगा। उस पे एक्ट करके उसके छोटे छोटे टुकड़े करेगा, ताकि वो जो छोटे छोटे टुकड़े वो हमारा पेट जो है, हमारे इंटेस्टाइन है, वो एब्जॉर्ब कर सके। तो ये अमाइलेज एंजाइम जो होता है, ये क्या कर देता है? इस रेट को बढ़ा देता है। इसकी वजह से खाना जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। अगर अमाइलेज ना हो तो अगर आप ब्रेड का टुकड़ा भी खाओगे तो आपको 10-15 दिन लग जाएंगे उसको डाइजेस्ट करने में। तो इसीलिए जो कैटलिस्ट है, बायो, बायो मतलब लिविंग, लिविंग, और कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे। समझ में आया आपको? तो एंजाइम्स जो है वो काम करते हैं एक स्पेसिफिक एनर्जी के ऊपर। क्या मेरे भाई? एंजाइम समझ आया? ठीक है। अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट एक्टिवेशन एनर्जी समझाता हूं। देखो, एक्टिवेशन एनर्जी। देखो, एंजाइम्स की स्टार्टिंग के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, पीएच की रिक्वायरमेंट होती है, तभी एंजाइम काम करता है। आपने देखा होगा जब आप हमारी मम्मियां घरों में जब दही जमाती है, तो वो दूध होती है, दूध के अंदर थोड़ा सा छाछ वगैरह डालती है। छाछ डालने के बाद उसको ढक के छोड़ देती है, ढक के छोड़ती है एक कपड़े के अंदर, ऊनी कपड़े के अंदर। क्यों? ताकि वो थोड़ा सा हीट होता रहे। थोड़ा सा अगर गर्म होगा तो वो जो एंजाइम्स है वो प्रॉपर्ली काम करने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? क्या करेंगे? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच, when enzyme start to starts its work। तो घरों में जब मम्मियां, देखा होगा आपने, वो जब ढक देती है तो दही अच्छा जमता है। अगर वो नहीं ढका, गलती से भूल गए या सर्दी ज्यादा पड़ गई, उस दिन आप देखना दही सही से नहीं जमता। तो वो एक एग्जांपल है आपका किसका? एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम्स का। ठीक है? एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है? तो इसी के साथ में हमारे प्रोटीन के सारे फंक्शंस आपको दिखा दिए मैंने। ठीक है? प्रोटीन क्या क्या फंक्शन आपकी बॉडी के अंदर फॉर्म करता है। ठीक है? इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा, वो है कि एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन सी डिजीज होती है। एंजाइम्स, एंजाइम्स नहीं, सॉरी, प्रोटीन, सॉरी सॉरी। देखो, प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या है? डिजीज अकर ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी। इसके अंदर आपको दो बीमारियां पढ़नी पड़ती है, ऑल दो से ज्यादा ही है। एक तो होता है क्वाशियोरकर। क्या नाम है? क्वाशियोरकर। ठीक है? और दूसरी है आपकी मिरस्मस। क्या है? मिरस्मस। अब देखो ध्यान से, क्वाशियोरकर क्या है? क्वाशियोरकर काफी अलग सा नाम है। ये इसलिए है नाम क्योंकि ये घाना एक कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री, वहां की टर्म में इसको बोला जाता है। क्या? घाना, घाना की एक लैंग्वेज है, जी लैंग्वेज। उसका ये मीनिंग है। घाना क्या है? एक अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री।
घाना अफ्रीकन कंट्री है, उसके अंदर क्वाशियोरकर नाम की डिजीज थी, इसलिए सबसे पहले उन्होंने बोला इसका मतलब क्या है क्वाशियोरकर का। क्वाशियोरकर का मतलब है कि ओल्ड चाइल्ड गेट्स डिजीज्ड व्हेन न्यू बेबी बॉर्न्स। क्वाशियोरकर का मतलब ही ये होता है कि पुराने बच्चे को बीमारी हो जाएगी अगर नया बच्चा पैदा हुआ तो। इसका क्या मतलब है? ऐसे थोड़ी है कि कोई भी बच्चा पैदा हुआ और पुराने वाले को बीमारी होगी। नहीं मेरे भाई, देखो इसका एक सीधा सा मतलब है कि देखो घाना एक गरीब देश है, वहां पे लैक ऑफ एजुकेशन है। जैसे ही एक बच्चा पैदा हुआ, देखो एक बच्चा पैदा होता है वो दूध पीता है। अब जैसे ही कुछ टाइम 1 साल बाद या 8-9 महीने बाद दूसरा बच्चा पैदा हो गया। दूसरा बच्चा पैदा होने के बाद अब माँ क्या करेगी? पुराने वाले बच्चे को दूध थोड़ी पिलाएगी, वो नए वाले बच्चे को दूध पिलाएगी। तो माँ का ध्यान जो है वो पुराने वाले से हट गया। तो क्या हो गया कि नया बच्चा जब बोर्न हुआ तो क्या हुआ? पुराने वाले को डिजीज हो गई। डिजीज कैसे? अब वो बच्चा था जो पहले दूध से प्रोटीन ले रहा था, अब उसको प्रोटीन नहीं मिलेगा। प्रोटीन नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पे क्या है? प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन के सोर्सेज नहीं है। ठीक है, तो अब वो बच्चा रिलाई करेगा कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। उस बच्चे को कार्ब्स तो मिलते रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स तो मिलते रहेंगे, लेकिन प्रोटीन की कमी हो जाएगी। प्रोटीन नहीं मिलेगा उसे। जब प्रोटीन नहीं मिलता, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, तो अब क्या होगा? उस बच्चे का पेट फूल जाता है। पेट जो है वो फूल जाता है, हाथ फूल जाते हैं उसके, मुंह फूल जाता है उसका। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक प्रोटीन होता है हमारी बॉडी में जिसका नाम होता है एल्ब्यूमिन। क्या नाम है? एल्ब्यूमिन। ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर ओस्मो रेगुलेशन करता है, यानी कि ये मेंटेन करता है पानी को। अब जैसे ये प्रोटीन नहीं हुआ, तो प्रोटीन नहीं होने की वजह से क्या होगा? जो आपका पानी है, आपकी ब्लड वेसल से निकल के पानी है वो ब्लड वेसल्स के अंदर से निकलेगा, वेसल से निकल के आ जाएगा टिश्यूज के अंदर। टिश्यूज के अंदर आ जाएगा और वहां पे क्या कर देगा? स्वेलिंग कर देगा। किस किस के अंदर? लेग्स में कर देगा, आपकी हैंड्स में कर देगा, और साथ साथ में स्टमक के अंदर स्वेलिंग कर दे। और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं ओइडमा। क्या बोलते हैं? ओइडमा। ओइडेमा का मतलब ये क्या है? स्वेलिंग। ठीक है, ये बायोलॉजी की सबसे दुखद बीमारी है, सैडेस्ट डिजीज है, क्योंकि वहां के लोगों को खाने की वजह से, यानी कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी दुखद बात है ये। पर और इसके ऊपर हमारे आरएस के अंदर 2024 के अंदर क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट है कि क्या है 2024 का आपका पीवाईक्यू भी है। ठीक है भाई। दूसरी भी ऐसी ही बीमारी है जिसके अंदर क्या होता है? मिरेस्मस इसका नाम है। मिरेस्मस का मतलब होता है ग्रीक भाषा में, इसका ग्रीक भाषा में होता है मीनिंग सूख जाना। क्या? सूख जाना। ये बीमारी उस देश में होती है जिस देश में अकाल पड़ता है। और ये बीमारी नहीं है, ये डेफिशिएंसी डिजीज है, कोई भी चीज की कमी की वजह से हो रही है। अब कोई ऐसा देश है जहां पे क्या होगा? अकाल पड़ गया। कोई भी देश में क्या हो गया? फेमाइन आ गया। ठीक है, अब फेमाइन हो गया तो फसलें वगैरह वहां पे होंगी नहीं। फसलें जब होंगी नहीं तो खाने के लिए लोगों को चीजें नहीं मिलेंगी, तो आदमियों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की कमी आ जाएगी। किसकी कमी आ जाएगी? कार्बोहाइड्रेट्स की। और साथ साथ में प्रोटीन्स की भी कमी आ जाएगी। अब देखो, जब इन दोनों चीजों की कमी आ जाती है तो हमारे शरीर का क्या मैकेनिज्म है? शरीर जिंदा रहना चाहता है। जब उसको बाहर से एनर्जी मिलती है तो वो लेता रहता है बाहर के खाने से। लेकिन जब हमारी बॉडी को जब कुछ नहीं मिलता बाहर से, तो वो खुद के ही प्रोटीन्स को खाना स्टार्ट कर देता है। यानी ये क्या करेगा? इसके अंदर जो है वो बॉडी ईट्स इटसेल्फ, ईट्स इटसेल्फ
शरीर खुद ही खुद को खाना स्टार्ट कर देगा, यानी बॉडी प्रोटीन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगी। अब किसी इंसान के अंदर मसल ही नहीं रहेंगी, प्रोटीन ही नहीं रहेगा, तो वो आपको कैसा दिखाई देगा? बिल्कुल दुबला पतला। कैसा दिखाई देगा? बहुत ही बिल्कुल दुबला पतला। तो क्या बोलते हैं, इसके अंदर आदमी की सिर्फ स्किन एंड बोन्स, स्किन एंड बोन्स। ऐसे लगेगा कि एक सूखा हड्डियों का कंकाल पड़ा है। बड़ी ही दर्दनाक स्थिति होती है। मैंने अफ्रीका की कुछ गाँव की फोटोज देखी है, बड़ी दुखद फोटोज होती है। देख के आपका दिल पसीज जाता है कि कैसी कैसी परिस्थितियों से लोग गुजरते जा रहे हैं। पर कोई बात नहीं, जितना जिससे हेल्प हो लोगों की करनी चाहिए। मिरास्मस का आप ध्यान रख लेना कि इसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और हड्डियां और जो स्किन है वही आदमी की दिखाई देती है। प्रोटीन खत्म हो जाता है उसकी बॉडी से, क्योंकि शरीर जिंदा रहना चाहता है आपस। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम कुछ प्रोटीन के सोर्सेस की बात कर लेते हैं। क्या? सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कैसे कैसे मिल सकता है हमें? हम प्रोटीन के 3 सोर्सेस की बात करेंगे। देखो, प्रोटीन हमें एनिमल से मिल सकता है। किससे मिल सकता है? एनिमल से। एनिमल से कौन कौन से एनिमल से? जैसे आपने देखा होगा कि हम दूध पीते हैं, दूध में क्या होता है? दूध में कैसीन नाम का प्रोटीन होता है। क्या? मिल्क। मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं कैसीन। ठीक है, दूसरा होता है एग। एग, अंडे के अंदर आपको मिल जाता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। कौन सा? एल्ब्यूमिन। और तीसरा आपका प्रोटीन का सोर्स है मीट। आप कोई भी एनिमल से मीट लो, उसके अंदर आपको प्रोटीन मिल जाएगा। तो एनिमल से आपको इन केसेस में मीट मिल सकता है। दूसरे हैं आपके प्लांट्स। आपको प्लांट से भी क्या मिल जाता है? प्रोटीन मिल जाता है। प्लांट्स में कौन? जैसे हमारी पल्सेस होंगी, पल्सेस, मूंग, ग्राम, चना, उड़द, एक्सेट्रा। जितनी भी दालें हैं हमारी, उनसे हमें मिलता है प्रोटीन। सोयाबीन से मिलता है हमें, सोयाबीन से प्रोटीन मिल सकता है। सोयाबीन सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है, इसके अंदर लगभग 55% प्रोटीन मिलता है हमें। तो सोयाबीन एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। ठीक है, इसके बाद आपको चावल से भी मिल सकता है, राइस से। ऑल्दो राइस के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, लेकिन राइस की जो बाहर वाली लेयर होती है वो बनी होती है एल्यूरोन की। किसकी? एल्यूरोन की। तो ये एल्यूरोन की जो लेयर है, इसके अंदर क्या होता है? आपको प्रोटीन होता है आपका। ठीक है, अब तीसरा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सोर्स है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी से हमें खाना मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है। इसके अंदर एग्जांपल आता है आपका स्पाइरुलिना। क्या नाम है? स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना आपको ब्लू ग्रीन एल्गी से मिलता है, और ये क्या है? ये आपका बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का, बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। क्योंकि इसके अंदर लगभग 65% प्रोटीन होता है। इसके अंदर कितना? 65%। क्या लिख रहा हूं मैं आज? इसके अंदर 65% आपको मिलेगा। और ये एक सुपर फूड है। क्या है भाई? क्या है भाई? सुपर फूड। कैसे? आप खुद देखो, एक चुटकी स्पाइरुलिना, एक चुटकी सिंदूर की नहीं, एक चुटकी स्पाइरुलिना से आपको इतना प्रोटीन मिलता है जितना आपको 2 चिकन से नहीं मिलता। तो क्या है? एक सुपर फूड है। इसको आपके एस्ट्रोनॉट्स भी यूज करते हैं। एस्ट्रोनॉट्स भी यूज करते हैं जब वो विदेश में जाते हैं, विदेश में नहीं, आसमान में जाते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष में जाते हैं, तो आपके एस्ट्रोनॉट्स भी यूज करते हैं। क्योंकि कैरी करने के लिए आपको थोड़ा सा सामान लेना, थोड़ा सा सामान है और बहुत सारी आपको एनर्जी देगा।
ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आई कि हमारे प्रोटीन के 3 सोर्सेज हैं। ठीक है भाई, ठीक है सर, आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अगर समझ आ रही है तो एक लाइक मार दो मेरे भाई। देखो भाई, हमने बात कर ली प्रोटीन की, प्रोटीन के यूजेस के बारे में, फंक्शंस की, प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अब किसके बारे में बात करें? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो अगली हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखो, स्ट्रक्चर्स के अंदर ऐसे मानो कि लेवल्स की बात क्या, लेवल ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के 4 लेवल होते हैं। कितने? 4। एक तो प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्शरी और एक क्वाटरनरी। ठीक है, नहीं समझ आई? कोई बात नहीं, समझाने के लिए मैं खड़ा हूं। देखो, एक आपने एक धागा लिया, कोई धागा देखने दो मुझे, 1 मिनट रुको, उससे अच्छा समझ आएगा आपको। हाँ, देखो भाई, काले कलर का है, दिखाई दे रहा है क्या आपको? मेरे को दूसरा देखने दो, अगर कोई मिले तो। नहीं है, काला ही धागा है। 1 सेकंड रुकना। हाँ, कोई बात नहीं। देखो भाई, जैसे ये एक धागा है, ये क्या है? इसको एक प्रोटीन कंसिडर करो। एक प्रोटीन है, लंबी चेन है अमाइनो एसिड की। अब लंबी चेन है, इसको हम क्या बोले? ये है हमारा प्राइमरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन लंबी चेन होगी। ठीक है, अब इसको मैंने एक हेलिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इस टाइप से। इस टाइप से, जैसे आप मेरे हाथ पे देख रहे होगे, इस टाइप से। अगर इसको हम एक हेलिकल फॉर्म में रखें, इसको ऐसे रखें, ये क्या है? एक सेकेंडरी प्रोटीन है। और ये हेलिकल जो हेलिक्स है, ये जुड़ी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड से। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, इसी टाइप से हम ऐसी 2 चेन्स बना ले और इनको आपस में जोड़ दें हाइड्रोजन बॉन्ड से। इसको हम बोलेंगे बीटा प्लेटेड शीट्स। क्या बोलेंगे? बीटा प्लेटेड शीट्स। यही इस प्रोटीन के धागे को मैं ऐसे फोल्ड कर दूं, इसके अंदर आपके आयनिक बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, वंडरवॉल इंटरेक्शन सारे लगा दूं। ये क्या है आपका? ये टर्शरी प्रोटीन है। क्या हो जाएगा? ये गुच्छा जो है आपका, ये है एक टर्शरी प्रोटीन। ठीक है, इसी के साथ में अगर मैं एक लंबा सा प्रोटीन ले लूं और सपोज करो कि ये एक अलग प्रोटीन है और ये एक अलग प्रोटीन है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, इनको जोड़ देता हूं कैसे भी, एक अलग प्रोटीन, ये अलग प्रोटीन, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, तो अब ये जो चौथा प्रोटीन बना है, ये अलग ही प्रोटीन बन गया। ये इसको मैं बोलूंगा आपका क्वाटरनरी प्रोटीन। क्वाटरनरी प्रोटीन का एग्जांपल है आपका हीमोग्लोबिन। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। मैंने बस समझाने के लिए यूज किया है, तो समझा देता हूं। देखो मेरे भाई, एक लंबी सी चेन है। क्या है? लंबी सी चेन है अमाइनो एसिड की। ठीक है, ये क्या है आपका? प्राइमरी प्रोटीन, यानी प्राइमरी प्रोटीन, प्राइमरी प्रोटीन। ठीक है, ये आपकी चेन हो सकती है इंसुलिन की चेन। इंसुलिन, जब किसी इंसान को डायबिटीज हो जाती है तो वो इंसुलिन लेता है ना, तो वो जो चेन होती है ना लंबी सी, आप कंसिडर कर सकते हो। इंसुलिन के अंदर भी ऐसी 2 चेन्स होती है, ऑल्दो इंसुलिन एक प्रोटीन है आपका क्वाटरनरी। इंसुलिन चेन लिख देता हूं मैं यहां पे, इंसुलिन चेन। ठीक है, सेकेंडरी के अंदर आपके 2 चीजें आती है। क्या? एक तो अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स, और दूसरा है आपका बीटा प्लेटेड शीट्स, बीटा प्लेटेड शीट्स। देखो, जब मैंने उस धागे को फोल्ड किया था इस टाइप से, इसको मैंने क्या बोला? अल्फा हेलिक्स। हेलिकल फॉर्म है ना, इसके अंदर फोल्ड हो रहा है। और ये क्या है आपके? एच बॉन्ड्स। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स इसको फोल्ड करके रख रहे हैं। दूसरा, अगर मैं ऐसी शीट्स को ऐसे फोल्ड करके, ऐसी मल्टीपल चेन्स को ऐसे ऐसे अरेंज कर दूं और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म कर दूं, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या है आपकी? बीटा प्लेटेड शीट्स। ऐसे लग रहा है ना कि जैसे कोई ये शीट है, तो बीटा प्लेटेड शीट है ये। और इसका आपका एग्जांपल है सिल्क। जो आप सिल्क की साड़ियां पहनते हो ना,
वो बीटा प्लेटेड शीट्स का एग्जांपल है। क्या है? सिल्क। ठीक है, अब बात करते हैं टर्शरी प्रोटीन। देखो मेरे भाई, एक धागा लिया हमने, उस धागे को ऐसे फोल्ड कर दिया। मम्मियां कभी ऊन की कभी जो स्वेटर बनाती है उनको देखा है? वो बिनती रहती है ऐसे, वो जो गुच्छा सा होता है, एक बॉल सी होती है, ऐसा आप कंसिडर कर सकते हैं। एक प्रोटीन को जब एक गुच्छा सा बना लिया हमने, इसको हम क्या बोलेंगे? टर्शरी प्रोटीन। टर्शरी प्रोटीन। टर्शरी, ऑल्दो जो हमारे मैक्सिमम प्रोटीन्स है वो टर्शरी फॉर्म में ही रहते हैं। टर्शरी फॉर्म में जो हमारे एंजाइम्स है वो भी इसी फॉर्म में रहते हैं। इसके ऊपर एक्टिव साइट का फॉर्मेशन हो जाता है। एक्टिव साइट वो साइट होती है जहां पे आपकी सबस्ट्रेट बाइंड करता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे इसके ऊपर ये कोई साइट है, यहाँ पे क्या करेगा? कोई सबस्ट्रेट आएगा, वो इसके ऊपर बाइंड कर देगा, तो इसको मैं क्या बोलता हूं? एक्टिव साइट। ठीक है, ये हो गई आपकी एक्टिव साइट। ठीक है, टर्शरी प्रोटीन के अंदर आपके वंडरवॉल फोर्स ऑफ जितने भी बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं वो सारे फॉर्म हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म हो जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स, आयोनिक बॉन्ड्स, एक्सेप्ट। अब बात करते हैं अपने चौथे और इंटरेस्टिंग प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में। इसको हम बोलते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक अलग अलग टाइप के दो प्रोटीन्स को हम जोड़ देते हैं तो जो स्ट्रक्चर हमारे पास फॉर्म होगी वो होगी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, आपके ब्लड के अंदर रहता है, जिसकी वजह से आपका जो खून का रंग है वो लाल दिखाई देता है। और यही वो पिगमेंट है जो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता रहता है। तो आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन मंत्री कौन है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक क्वार्टरनरी प्रोटीन है। अगर इसकी बात करें आप, तो इसके अंदर दो अल्फा चेन्स होती है, दो अल्फा चेन्स, और दो होती है बीटा चेन्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अभी थोड़ी देर में आपको मैं इसकी और ज्यादा डिटेल में इसकी पूरी स्ट्रक्चर भी बना के दिखाऊंगा हीमोग्लोबिन के। ठीक है मेरे भाई, तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आपको समझ में आई? प्रोटीन की हमारे पास चार स्ट्रक्चर होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी में एक सीधा लंबा सा धागा होगा, अल्फा हेलिक्स में वो धागा ऐसे मानो कि मैगी है, मैगी घूम गई, और अब तो एक बीटा प्लेटेड शीट्स है। इसके बाद में आपको दिखाई देती है टर्शरी प्रोटीन। ठीक है, टर्शरी प्रोटीन मैक्सिमम जो प्रोटीन है वो इसी फॉर्म में रहते हैं, और इसके बाद है आपका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में एग्जांपल आता है आपका हीमोग्लोबिन का, और एक आता है इंसुलिन का। ठीक है मेरे भाई, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ, एक बार हाँ, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन की। क्या बात करते हैं? टाइप्स ऑफ प्रोटीन। ये जो प्रोटीन्स है ये कितने टाइप के होते हैं? अभी जो थोड़ी देर पहले हमने देखा वो हमने देखी प्रोटीन की स्ट्रक्चर। अब हम बात करें प्रोटीन के टाइप्स की। प्रोटीन आपके दो टाइप के हो सकते हैं। कितने? दो। एक तो वो जो सीधे अकेले रहना पसंद करते हैं कि भाई मैं तो अकेला रहता हूं, अकेला रहूंगा। तो जो आदमी अकेला रहता है वो क्या होता है? सिंपल। क्या है? सिंपल। ठीक है, और एक ऐसे होते हैं कि नहीं भाई अकेले नहीं रह सकते, हमें तो कंपनी चाहिए, हमें कंपनी चाहिए, साथी चाहिए, साथी के बिना नहीं रह सकते। तो जिनको साथी चाहिए वो क्या है? वो है आपके कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ठीक है, अब इनको कैसे लिख सकते हो? सिंपल प्रोटीन्स तो क्या होंगे? फॉर्म्ड ऑफ ओनली अमाइनो एसिड्स। इसके अंदर सिर्फ अमाइनो एसिड होगी, कोई भी मिलावट नहीं होगी। ठीक है, इसका एग्जांपल है आपका
केराटिन और कोलेजन। क्या है इसका एग्जाम्पल? केराटिन और कोलेजन। ठीक है, वहीं अब अपनी बात करते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की, ऐसे प्रोटीन्स जो अकेले रह ही नहीं सकते। ये देखो देखो भाई, अमाइनो एसिड प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। दूसरा जो पार्ट होगा वो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। मतलब क्या है कि वो प्रोटीन नहीं हो सकता, वो या तो कोई कार्बोहाइड्रेट होगा, या कोई लिपिड होगा, या कोई मेटल आयन होगा। मेटल आयन वाला भी अभी समझाऊंगा। देखो, ये अमाइनो एसिड, ये तो प्रोटीन वाला पार्ट हो जाएगा, और ये है नॉन प्रोटीन पार्ट। इसको हम बोल देते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या बोल देते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब ये प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या हो सकते हैं आपके? ये हो सकते हैं आपके लिपिड्स हो सकते हैं, आपके प्रोटीन, आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, कार्ब्स हो सकते हैं, या कोई मेटल आयन हो सकता है, मेटल आयंस। देख रहे हो कितने खराब आदमी है। मेटल के साथ भी चलो मेटल दोस्ती कर लेते हैं, मेटल दोस्ती कर लेते हैं। देखो, इसका आपको एक सबसे अच्छा एग्जांपल दिखाता हूं। इसका एग्जांपल है आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या है, आपको मेटल आयन प्लस प्रोटीन दिखाई देता है, और कार्बोहाइड्रेट ये होता है आपके एंटीबॉडीज। जो आपकी एंटीबॉडीज होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, और ये ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स आपकी मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करते हैं, आपकी सेल मेम्ब्रेन की। तो एक बार आपको इसका मैं आपको इम्यूनोग्लोबिन्स, और ये आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स। ऑल्दो इतने ज्यादा जरूरी नहीं है, आपको बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब मेटल आयंस वाला समझा देता हूं। मेटल आयन में क्या होता है, एक तो प्रोटीन होता है। कौन होता है? प्रोटीन, प्लस में मेटल आयन, मेटल आयन। और ये मेटल आयन कौन सा होता है? ये होता है फेरस, यानी आयरन। आयरन के साथ में प्रोटीन जब दोस्ती कर लेता है तो उसको हम बोलते हैं मेटल आयन। ठीक है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है। अब देखो मेरे भाई, होता क्या है, जब आपको मैं एक हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, तो उसके अंदर मैंने बताया था 2 अल्फा चेन्स होती है। क्या है? 2 अल्फा चेन्स। और 2 मैंने बताया था इसके अंदर होती है आपकी बीटा चेन्स। ठीक है, ये आपकी 2 बीटा चेन्स है। ठीक है, लिख देता हूं यहां पे, ये क्या है? बीटा चेन। और ये है आपकी अल्फा चेन। क्या है? अल्फा चेन। अब देखो भाई, अब ये अल्फा और बीटा चेन्स के ऊपर प्रेजेंट रहता है तुम्हारा भाई आयरन। ये आयरन ऐसे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये आयरन Fe2 की फॉर्म में रहता है। ये क्या है? आयरन। और ये किसकी फॉर्म में है? Fe2+। ठीक है, अब देखो, ये जो हमारी अमाइनो एसिड की चेन है, ये भी आपस में जुड़ी हुई होती है। ये जुड़ी होती है सल्फर बॉन्ड से। कैसे? सल्फर बॉन्ड से। ये आपका एक मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन, इसके साथ में आपकी ऑक्सीजन बाइंड करके जाती है FeO2, और ये एक जगह से दूसरी जगह पे ऑक्सीजन ले जाके पहुंचा देते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा टाइप्स ऑफ लिपिड, सॉरी टाइप्स ऑफ प्रोटीन। 2 टाइप के प्रोटीन है, एक तो सिंपल और एक आपका कॉन्जुगेटेड। अब एक कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। किसकी बात करते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। एक सेकेंड, देखो भाई, डीनेचुरेशन का मतलब क्या है? डीनेचुरेशन मतलब ये अपनी ओरिजिनल इसकी शेप है वो चेंज हो जाती है। कैसे? तुमने अंडा देखा है कभी? तो एग होता है, उसको तुम मार्केट से लेके आते हो, उसको कभी ऐसे सुन के देखना, तुम्हें लिक्विड लिक्विड फील होगा। उसके अंदर लिक्विड है, उसके अंदर प्रोटीन रहता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अब जैसे ही तुम उसको हीट करोगे, क्या किया तुमने? हीट कर दिया। अब वो अंडा है वो कैसा हो जाता है? सॉलिड हो जाता है। उसके अंदर का जो पार्ट है वो सॉलिड हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि इसका जो प्रोटीन था ना, इसके अंदर जो प्रोटीन था वो अब क्या हो गया?
डीनेचर हो गया वो, डीनेचर्ड, यानी उसकी स्ट्रक्चर टूट गई है और अब वो कैसा हो गया, सॉलिड हो गया। ये कॉन्सेप्ट बड़ा काम करता है, डीनेचुरेशन कॉन्सेप्ट, डीनेचुरेशन का। अच्छा, ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता किन किन की कारणों की वजह से है? देखो, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कैन बी ड्यू टू, ये या तो आपके अल्कोहल के कारण हो सकता है, अल्कोहल, अल्कोहल की वजह से डीनेचुरेशन होता है प्रोटीन्स का। तभी तो आपने देखा है जब सैनिटाइज करते हो हाथों का सैनिटाइजेशन करते हो तो उसके अंदर स्मेल करते हो तो अल्कोहल की स्मेल आती है ना, उसके अंदर अल्कोहल ही होता है। क्योंकि अल्कोहल क्या करता है, बैक्टीरिया की जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, प्रोटीन की बनी होती है, उस प्रोटीन को डीनेचर कर देता है। यही सेम वायरसेस के साथ में करता है। इसीलिए हम जब भी हैंड वॉश से हाथ करते हैं तो आपको स्मेल आती है ना अल्कोहल की। हाँ, बड़ा खुश हो रहे हो अल्कोहल का नाम सुन के। ठीक है, अल्कोहल से हो सकता है, ये एसिड से हो सकता है, एसिड से, बेस से, हीट से, इन सभी चीजों से आपका प्रोटीन डीनेचर हो सकता है। अच्छा, एसिड का आपको एक केस बताता हूं। आपने देखा होगा जब भी आप दूध को फाड़ते हो, पनीर बनाने का कभी ट्राई करते हो तो उसके अंदर नींबू निचोड़ देते हो ना, नींबू निचोड़ देते हो, उसके बाद दूध फट जाता है। तो फटना है क्या, उसके अंदर जो प्रोटीन होता है, हमारे दूध के अंदर कैसीन प्रोटीन, वो जब नींबू के कांटेक्ट में आता है तो उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, ओरिजिनल जैसी स्ट्रक्चर थी वो टूट जाती है। इसी की वजह से प्रोटीन डीनेचर हो जाता है, हमारा दूध फट जाता है और फिर तुम मस्त मस्त उसके पनीर घर घर पे बना के खा लेते हो। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा जो प्रोटीन का पोर्शन है ये कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में हम लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे, मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में, और इसी के साथ में हमारा वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो धन्यवाद मेरे भाइयों, आपने अंत तक वीडियो को देखा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल भव्य एडू हब को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। धन्यवाद, जय हिंद।